हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। ऑल इंडिया स्टेट एजेई पीवाईक्यू सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम बात कर रहे हैं आपके पास डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स की। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स में आज हम बात करेंगे आपके पास लास्ट यूनिट की, जहां पे हम डिस्कस करेंगे आपके मिसलेनियस टॉपिक। मिसलेनियस टॉपिक वैसे तो डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स में नहीं बचते हैं डियर, बट जो भी क्वेश्चन यहाँ पर मिसलेनियस टाइप्स का क्वेश्चन है जो कि आपके सिलेबस से थोड़ा सा हटके आए हुए हैं, मैं इन क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो इसको हम एक ही सेशंस के अंदर कंप्लीट करेंगे। हालांकि क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे गए हैं, बट जो भी क्वेश्चंस पूछे गए उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आइए बात करते हैं आज के इस सेशंस के अपने पहले क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस क्या बोला है? द मेथड ऑफ डिजाइन स्टील फ्रेमवर्क। किसकी बात कर रहा है? द मेथड ऑफ डिजाइन स्टील फ्रेमवर्क फॉर ग्रेटेस्ट रिजिडिटी एंड इकोनॉमी इन वेट इज नोन एज। कि जिसके पास क्या हो सर? ग्रेटेस्ट रिजिडिटी हो और इकोनॉमी इन वेट हो तो इज नोन एज। तो उसको क्या बोलेंगे हम सर? प्री स्ट्रेस डिजाइन बोलेंगे, या आपके पास सेमी रिजिड डिजाइन बोलेंगे, या फुली रिजिड डिजाइन बोलेंगे। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले मेथड किसकी? मेथड ऑफ डिजाइन ऑफ स्टील फ्रेमवर्क्स। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सर मेथड ऑफ डिजाइन स्टील फ्रेमवर्क। ये इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्वेश्चंस भी आपका क्लियर हो जाएगा और साथ में हमारे पास कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो वेरियस मेथड्स यूज किए जाते हैं डिजाइन ऑफ स्टील फ्रेमवर्क में, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं आपके पास सर सिंपल डिजाइन की। किसकी बात कर लेते हैं सर? सिंपल डिजाइन। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सर सिंपल डिजाइन पहला। क्लियर है? वन बाय वन देखेंगे इनको सारे को, जिसमें से हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले आपके पास सिंपल डिजाइन। सिंपल डिजाइन में क्या होता है कि जितने भी आपके कनेक्शन होते हैं सारे के सारे कनेक्शन होते हैं आपके पास एज ए पिन ज्वाइंटेड। तो आप इसमें लिख सकते हैं ऑल दी कनेक्शन। सारे के सारे कनेक्शन कैसे होते हैं सर? इसमें आपके पास पिन ज्वाइंटेड होते हैं। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं ऑल दी कनेक्शंस हमारे पास पिन ज्वाइंटेड। क्लियर है? ये की पॉइंट्स है जहां से आप अपने क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो? पिक कर सकते हो, ज्वाइंटेड। क्लियर है? पहला मेथड्स क्लियर हुआ होगा। अब सेकंड मेथड्स की बात करते हैं। सेकंड मेथड्स में अगर हम बात करते हैं तो सेकंड मेथड कौन सा रहता है आपके पास? सेमी रिजिड मेथड, सेमी रिजिड डिजाइन। तो आप लिख सकते हैं सर सेमी रिजिड डिजाइन। अगर हम बात करते हैं सेमी रिजिड डिजाइन में, तो सेमी मतलब देखिएगा ये भी आपका इजी है। सेमी रिजिड डिजाइन में क्या होता है कि जो भी आपके कनेक्शंस होते हैं वो पार्शियली क्या होते हैं सर? आपके पास रिजिड होते हैं। पार्शियली रिजिड मतलब पार्शियली रिजिड भी बोल सकते हैं आप, या पार्शियली फिक्स एंड बोल सकते हैं। कि जो भी हमारे पास ऑल दी कनेक्शन जो होंगे, कनेक्शन वो कैसे होंगे सर हमारे पास? वो आपके पास पार्शियली फिक्स्ड होंगे। कैसे होंगे सर? पार्शियली फिक्स्ड। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर पार्शियली फिक्स्ड होंगे। क्लियर है? बिल्कुल सही। नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड टाइप्स का, और जो थर्ड टाइप्स में हम डिस्कस करते हैं उसमें आता है आपके पास फुली रिजिड। क्या आता है सर आपके पास? फुली रिजिड। तो यहाँ पे हम देखेंगे फुली रिजिड की बात कर लेते हैं। जब हम फुली रिजिड की बात करेंगे तो फुली रिजिड में क्या होते हैं? ऑल दी कनेक्शंस आर फुली रिजिड। ऑल दी कनेक्शंस, ठीक है, जो भी आपके पास कनेक्शन होंगे वो कैसे होंगे सर? आपके पास फुली रिजिड होंगे। ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हैं सर फुली रिजिड। अब जब सर फुली रिजिड होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब क्या? फुली रिजिड का मतलब उसकी ग्रेटेस्ट रिजिडिटी होगी और इकोनॉमी इन वेट होगा। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं सर ग्रेटेस्ट क्या होगा सर? आपके पास रिजिडिटी होगी और सर आपके पास इकोनॉमी इन वेट होगा। इकोनॉमी इन वेट होगा। ये पॉइंट्स आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट है, ग्रेटेस्ट रिजिडिटी किसकी होती है और इकोनॉमी इन वेट किसका होता है? तो सर हमारे पास वो फुली रिजिड डिजाइन का होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर डी इज द राइट आंसर। डिजाइन भी लिख लेते हैं भाई। क्लियर है? तीन मेथड होता है। एक होता है आपके पास प्लास्टिक डिजाइन मेथड्स। अब जो प्लास्टिक डिजाइन मेथड्स होता है उसका यूज हम कहाँ करते हैं सर? प्लास्टिक एनालिसिस में करते हैं। तो ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं सर प्लास्टिक डिजाइन मेथड्स। फोर्थ आ गया आपके पास सर प्लास्टिक डिजाइन मेथड्स। ठीक है, प्लास्टिक डिजाइन मेथड्स की अगर हम बात करते हैं तो इसका यूज हम सर प्लास्टिक एनालिसिस में करते हैं। कहाँ करते हैं सर? प्लास्टिक एनालिसिस में।
क्लियर है? तो सारे के सारे मेथड्स आपके क्लियर हुए होंगे और क्वेश्चंस भी हमारा यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है कि वन ऑफ द कॉज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट, कि जब क्या होता है आपके पास सर फॉर्मेशन ऑफ द रस्ट होती है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द रस्ट स्टेन ऑन द सरफेस ऑफ द कंक्रीट इज ड्यू टू, तो किसकी वजह से होती है कि रेन स्ट्रीकिंग फ्रॉम द अनप्रोटेक्टेड स्टील, बिल्कुल, कि जब आपने क्या किया होगा, स्टील को प्रोटेक्ट ही नहीं किया होगा, वहां पे प्रॉपर आपने कवर्स प्रोवाइड नहीं किया होगा, जब प्रॉपरली वहां पे कवर प्रोवाइड नहीं किया होगा तो उस कंडीशन में क्या हुआ होगा, आपका फॉर्मेशन ऑफ रस्ट हुआ होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा आपके पास क्या हो जाएगा सर, ए इज द राइट आंसर हो गया है। क्लियर है? दूसरा ऑप्शन बोला है प्रेजेंस ऑफ सोडियम इन वाटर, की आपके वाटर में अगर सोडियम प्रेजेंट हुआ, या प्रेजेंस ऑफ सिलिका इन सीमेंट, या एडिशन ऑफ फ्लाई ऐश। नहीं सर, सबसे पहले तो है कि जो भी हमारा सर स्टील वहां पे हमने प्रोवाइड किया है उसको हमने प्रोटेक्ट बनाना है, तो प्रोटेक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पे प्रॉपर कवर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा डियर। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला है कि बेस्ड ऑन प्राइमरी लोड ऑफ द कनेक्शन इज एक्सपेक्टेड टू कैरी। देखिएगा जब हम प्राइमरी लोड की बात करते हैं इन कनेक्शंस में तो किस किस को कैरी करता है सर, वो आपके शेयर को भी कैरी करता है, तो शेयर थोड़ा सा यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक होगी भाई इसकी, तो ये हो गया आपके पास शेयर को भी कैरी करता है सर, मूवमेंट को भी कैरी करता है, तो मूवमेंट को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सर बेंडिंग मूवमेंट को भी कैरी कर सकता है। तीसरा आएगा सर आपका एक्सियल, और थर्ड आपका एक्सियल को भी कैरी करता है। सर किसको कैरी नहीं कर सकता, फ्लेक्सुरल, अगर यहाँ पे फ्लेक्सुरल की जगह फ्लेक्सुरल मूवमेंट होता तो फ्लेक्सुरल का मतलब होता है बेंडिंग, तो पूरा कंप्लीट बेंडिंग मूवमेंट नहीं कैरी कर सकता, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा सर, बी। क्लियर है? फ्लेक्सर को नहीं, यानी कि वो शेयर को कैरी करता है, बेंडिंग मूवमेंट को कैरी करता है और आपके एक्सियल को कैरी करता है। क्लियर है? यस सर। तो आइए बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि द हाइट ऑफ प्रेस स्टील टैंक विल बी मल्टीपल ऑफ, अगर मैं हाइट की बात करता हूं तो हाइट आपके पास 5 मीटर से कम ही होती है, और अगर हम बात करते हैं उसकी कैपेसिटी की तो उसकी कैपेसिटी को जो हम मल्टीप्लाई फैक्टर यूज करते हैं वो आपके पास 1.25 होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अगर हम बात करते हैं आपके पास किसका, प्रेस्ड स्टील टैंक का, प्रेस्ड स्टील टैंक, तो देखिएगा अगर मैं बात करता हूं प्रेस्ड स्टील टैंक, तो इसका यूज कहाँ करते हैं हम, इसका यूज स्टोरेज के लिए करते हैं, कोल्ड एंड हॉट वाटर्स के लिए। ठीक है, इसका यूज हम किसके लिए करते हैं सर, स्टोरेज के लिए कर सकते हैं, स्टोरेज में एज ए कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर्स के लिए। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना है। सेकंड जो आता है सर, इसकी जो हाइट होती है आपके पास प्रेस स्टील टैंक की हाइट वो लेस देन 5 मीटर रहती है, और जो यहाँ पे हम मल्टीपल फैक्टर यूज करते हैं, मल्टीपल फैक्टर, वो कितना रहता है सर आपके पास, वो रहता है 1.25 रहता है। क्लियर है? तो ये आप ध्यान रखना है कहाँ यूज किया जाता है सर, आपके कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर को स्टोर करने के लिए किया जाता है। हाइट हमारे पास लेस देन 5 मीटर्स की रहती है, और यहाँ पे जो मल्टीपल फैक्टर यूज किया जाता है आपके पास वो कौन सा किया जाता है सर, 1.25। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, 1.25 मीटर से उसको क्या किया जाता है, आपका मल्टीप्लाई किया जाता है कैपेसिटी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है कि स्टील टैंक मेनली डिजाइन फॉर, कि जो आपका स्टील टैंक है उसको मेनली किसके लिए डिजाइन किया जाते हैं, वेट ऑफ द टैंक, नहीं सर, अर्थक्वेक फोर्स के लिए या वाटर प्रेशर, तो सर उसको हम किसके लिए करते हैं सर, आपका वाटर प्रेशर्स के लिए करते हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो गया। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ किसकी सर, स्टील टैंक की मिनिमम पिच की बात कर लेते हैं, पी मिनिमम का मतलब क्या है, मिनिमम पिच, तो मिनिमम पिच कितना होता है सर, 0.3 टाइम्स ऑफ डी रहता है। क्लियर है? और अगर मैं टेंसाइल स्टील की बात करता हूं यहाँ पर, सेकंड पॉइंट, टेंसाइल स्ट्रेस फॉर माइल्ड स्टील की बात कर लेते हैं, तो कितना रहता है सर यहाँ पर, तो रहता है सर आपके पास 105.5 मेगा पास्कल रहता है। क्लियर है? तो 2 पॉइंट्स आप एडिशनल ये भी रखते हैं कि जो स्टील टैंक होता है उसको किसके लिए डिजाइन किया जाता है, वाटर प्रेशर के लिए डिजाइन किया जाता है, जहां पे जो मिनिमम पिच रहता है वो आपके पास 0.3 डी रहता है, और टेंसाइल स्ट्रेस फॉर माइल्ड स्टील कितना रहता है आपके पास, 105.5 मेगा पास्कल रहता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि व्हाट विल द वैल्यू ऑफ रिडक्शन फैक्टर R1, आपको R1 की वैल्यू बताना है, R1 की वैल्यू बताना है जब हमारे पास एरिया ऑफ ट्रिब्यूटरी कितना दिया गया है सर, 500 फीट स्क्वायर फीट दिया गया है। ठीक है, तो देखिएगा नोट पॉइंट डालिएगा आप यहाँ पर, नोट पॉइंट, इफ
एरिया ऑफ ट्रिब्यूटरी अगर आपके पास 200 से 600 स्क्वायर फीट के बीच में हो तो उस कंडीशन में मेरे पास रिडक्शन फैक्टर R1 क्या होगा आपके पास, ये आपको निकालना है। तो उस कंडीशन में R1 जो हो जाएगा 1.2 माइनस 0.001 इंटू एरिया ऑफ ट्रिब्यूटरी रहेगा। क्लियर है? तो सॉल्व करेंगे यहाँ पे 1.2 माइनस 0.001 इंटू एरिया ऑफ ट्रिब्यूटरी कितना दिया है सर हमारे पास 500 स्क्वायर फीट दिया है, फीट स्क्वायर दिया गया है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा, रिडक्शन फैक्टर सर 0.7 आ जाएगा। क्लियर है? तो आपके लिए याद रखना है क्या, एक नोट पॉइंट कि अगर हमारे पास एरिया ऑफ ट्रिब्यूटरी कितना दिया है 200 से 600 स्क्वायर फीट के बीच में दिया है तो उस कंडीशन में R1 का फॉर्मूला हो जाएगा 1.2 माइनस 0.001 इंटू एरिया ऑफ ट्रिब्यूटरी। एरिया ऑफ ट्रिब्यूटरी हमारे पास ऑलरेडी दिया गया है सर कितना, 500 स्क्वायर फीट दिया गया। पुट किया वैल्यू तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा सर 0.7 आ जाएगा। मैं कैलकुलेट करके अभी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है सर, इतना ही आ रहा है। 0.001 को मल्टीप्लाई बाय किया 500, ठीक है, फिर इससे हमने माइनस किया 1.2 तो आपके पास कितना आ रहा है सर 0.7 आ रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर यहाँ पर 0.7 हो गया है। क्लियर है? बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है कि रोल्ड स्टील टी सेक्शन आर यूज, कि जो आपके पास रोल्ड स्टील टी सेक्शन होता है उसका यूज आप टू ट्रांसमिट द ब्रैकेट लोड टू द कॉलम। जो भी आपके पास ब्रैकेट लोड होता है उसको जब हम ट्रांसफर करते हैं एज ए कॉलम में तो आप किसका यूज करते हैं सर, टी सेक्शन का। सही है। दूसरा बोला है विद ए फ्लैट स्ट्रिप टू कनेक्ट प्लेट इन द स्टील रेक्टेंगुलर टैंक। बिल्कुल सही। तो अगर हम बात करते हैं पहला ऑप्शन भी ट्रू है सर, दूसरा ऑप्शन भी ट्रू है, तो हम दोनों के साथ जाएंगे तो बोथ ए एंड बी क्या हमारे पास सर ट्रू हो गए हैं। क्लियर है? मूव डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है कि सिंगल फ्लाइंग शॉर शुड हैव डेप्थ नॉट लेस देन क्लियर स्पैन एंड विड्थ नॉट लेस देन। तो आपको क्या बताना है यहाँ पर, डेप्थ बताना है और आपको यहाँ पर सर विड्थ बताना है। तो देखिएगा सिंगल फ्लाइंग शोर की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है सर, सिंगल फ्लाइंग शोर की बात की जा रही है आपके पास। वेरी इंपॉर्टेंट है, यही आपके पास कोडल प्रिजन का ही क्वेश्चन है यहाँ पे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सर किसकी, सर आपके डेप्थ की बात करते हैं। तो डेप्थ जो होना चाहिए नॉट लेस देन 1/30 ऑफ द क्लियर स्पैन। ठीक है, क्लियर स्पैन, इससे कम नहीं होना चाहिए, मतलब इससे ज्यादा ही होना चाहिए। और अगर हम बात करते हैं सर इसकी विड्थ की, तो विड्थ सर किससे कम नहीं होना चाहिए, 1/15 ऑफ दी लेंथ इससे कम नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो ये आप दोनों को नोट डाउन कर सकते हैं। डेप्थ कितना आ गया, तो पहले डेप्थ बोला 1/13, तो 1/13, और अगर हम बात करते हैं सर विड्थ की, तो विड्थ कितना होना चाहिए सर आपका 1/15। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सर आपके पास क्या हो जाएगा, सी। दोनों ही कंसेप्ट आपके यहाँ पर पूछ लिए गए हैं। हो सकता है वो डेप्थ भी पूछ सकता था अकेला और विड्थ भी पूछ सकता था, बट आज उसने क्या कर दिया है, दोनों क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन में मर्ज कर दिया है। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि व्हाट डज डेजिग्नेशन M16 एंड X2। तो आपको क्या बताना है, डेजिग्नेशन बताना है M16 का और X2 का। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले सर इस M की, तो M क्या रिप्रेजेंट करवाता है सर आपको, ये करवाता है मेट्रिक फाइन थ्रेड को। किसको रिप्रेजेंट करवाता है सर आपके पास, ये मेट्रिक फाइन थ्रेड। तो आप लिख सकते हैं मेट्रिक फाइन थ्रेड, मेट्रिक फाइन थ्रेड। ठीक है, और उसी तरह से अगर मैं ये 16 की बात कराऊंगा तो 16 क्या रिप्रेजेंट करवा रहा है आपको, ये नॉमिनल डायामीटर्स को, नॉमिनल डाया, जो किसमें होगा सर आपके पास, मिलीमीटर बोले तो mm में होगा। अगर मैं बात करूंगा सर ये x क्या कर रहा है, आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है आपके सर किसको, सर आपके नॉमिनल डायामीटर्स को और पिच को। तो 2 क्या रिप्रेजेंट करवा रहा है आपको सर, ये करवा रहा है पिच डाया। किसको सर, ये पिच डाया को रिप्रेजेंट करवा रहा है, जो किस में होगा सर आपके पास mm में होगा। तो यहाँ पे दिखेगा कि व्हाट डज द डेजिग्नेशन M16X2 इंडिकेट, ISO मेट्रिक फाइन थ्रेड। बिल्कुल ISO मेट्रिक फाइन थ्रेड। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, ए हो जाएगा। जहाँ पे 16 आपको नॉमिनल डाया रिप्रेजेंट करवा रहा है और ये X क्या कर रहा है, ये आपको क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है सर आपके नॉमिनल डायामीटर्स को और पिच डाया को। और 2 क्या हमारे पास सर आपके पास पिच डाया। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि जनरली फॉर स्टील कंस्ट्रक्शन द
इंडियन स्टैंडर्ड कोड IS 800 2007 रिकमेंडेड द यूज ऑफ पंच्ड होल। किसकी बात की जा रही है? पंच्ड होल्स की बात की जा रही है, मटेरियल विद यील्ड स्ट्रेस। अगर हम पंच्ड होल की बात करते हैं, किसकी सर? पंच्ड होल, पंच्ड होल की बात की जा रही है, तो यील्ड स्ट्रेस जो है हमारे पास Fy वो शुड नॉट बी एक्सीड, किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए सर? आपके पास 360 मेगा पास्कल से एक्सीड नहीं होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू IS 800 2007 की मुताबिक। कि पंच्ड होल में आपके पास यील्ड स्ट्रेस किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए सर? 360 मेगा पास्कल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। द मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लेट इन ए स्टील स्टैक शुड बी। स्टील स्टैक की क्या बतानी है आपको? मिनिमम थिकनेस। तो मिनिमम थिकनेस ऑफ स्टील टैक की कितनी रहेगी आपके पास? 0.70 टाइम्स ऑफ हाइट रहेगी। क्लियर है? और अगर मैं बात करता हूँ पिच स्टैक, मिनिमम पिच स्टैक, पिच की बात कर लेते हैं हम स्टैक के केस में, तो कितना रहता है सर आपको? ये मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस करके बता दिया था। क्लियर है? तो यहाँ पे ये भी आपको हो गया है, ये आप देख सकते हैं, मैंने प्रीवियस पार्ट में आपको बताया है कि स्टैक की मिनिमम पिच आपके पास कितनी मेंटेन होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा सर? ए हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कि व्हाट इज द आउटर डाया ऑफ वाशर। क्या निकालना है आपको? डाया ऑफ वाशर की बात कर लेते हैं यहाँ पर। डाया ऑफ वाशर, डाया ऑफ वाशर्स में आपको सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा सर? थिकनेस देखना पड़ेगा। थिकनेस ऑफ वाशर को मैं लिखता हूँ TW, और आउटर डाया को लिखता हूँ वाशर का DO। डी मतलब आउटर डाया किसका सर? वाशर का, तो W लगा देता हूँ। इनर डाया देखते हैं तो DI, वाशर के लिए W लिख देते हैं। ठीक है, तो कितना होता है जरा देखिएगा। अगर मैं बात करता हूँ थिकनेस की, तो थिकनेस कितनी होती है सर? 0.12 ऑफ नॉमिनल डाया D। अगर हम आउटर डाया की बात करते हैं तो 2D+3 रहेगा। इनर डाया की बात करते हैं तो D+0.5 रहेगा। क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है सर? आपसे आउटर डाया पूछा गया है, तो आउटर डाया के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यस सर, इसको जब सॉल्व करेंगे 2D, D कितना दिया है सर हमारे पास? 5+3, तो आपके पास कितना हो जाएगा सर? 13 mm हो जाएगा। तो जो आपका आउटर डाया ऑफ वाशर रहेगा वो कितना रहेगा सर? आपके पास 13 mm रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये कोडल प्रिजन है कि डाया ऑफ वाशर्स के लिए आपका आउटर डाया का फॉर्मूला 2D+3 रहेगा, इनर डाया का फॉर्मूला D+0.5 रहेगा, और D क्या हमारे पास? नॉमिनल डाया है। क्लियर है? तो D आप लिख सकते हैं यहाँ पर सर, डी क्या है हमारे पास? नॉमिनल डाया। डी जो है सर वो नॉमिनल डाया है, और जो नॉमिनल डाया होगा वो भी आपके पास किस में होगा? mm में होगा। क्लियर है? यस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द नट विच इज द हेक्सागोनल नट विद वाशर। जिसका नट कैसा हो? हेक्सागोनल हो। तो ऐसा आपको कहाँ देखने को मिलता है? फ्लेंज्ड नट में देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि जो उसका क्रॉस सेक्शन होता है वो कैसा होता है आपके पास? एज ए सर्कुलर और एज ए हेक्सागोनल होता है। तो आपका आंसर क्या हो गया सर? यहाँ पर ए इज द राइट आंसर हो गया है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है? द प्रोसेस ऑफ हीटिंग स्टील अबव द क्रिटिकल रेंज, कि जब आप क्या करते हैं? स्टील को हीट करते हैं अबव द क्रिटिकल रेंज एंड कूलिंग रैपिडली, और कूल होता हो रैपिडली इन द एयर बट एट द रेट स्लोअर देन द क्रिटिकल लोडिंग रेट इज नोन एज। तो उसको क्रिटिकल लोडिंग रेट को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मलाइजिंग बोलते हैं। कब? जब वो क्या कर रहा हो सर? आपको स्टील को हीट कर रहे हैं क्रिटिकल कंडीशन से अबव, और उसको कूल डाउन कर रहे हैं आप इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, और उस कंडीशन में आपका जो कूलिंग हो रहा प्रोसेस वो क्या हो रहा होता है सर? स्लोअर डाउन हो रहा होता है एज कंपेयर क्रिटिकल कूलिंग रेट से। तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे सर आपका नॉर्मलाइजिंग बोलेंगे। क्लियर है? यस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि इफ द स्ट्रेस इन ईच क्रॉस सेक्शन ऑफ ए पिलर इज जस्ट इक्वल टू। अगर हम बात करते हैं सबसे पिलर की, तो पिलर इज सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम स्ट्रेस। पिलर क्या रहता है सर आपके पास? पिलर इज सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम स्ट्रेस रहता है। मैक्सिमम स्ट्रेस मतलब बोले तो दैट इज स्ट्रेंथ। क्लियर है? ये पॉइंट्स आप ध्यान रख सकते हैं, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यही पे बोला है आपके पास कि पिलर इज जस्ट इक्वल टू इट्स वर्किंग स्ट्रेस, तो फॉर्म इज कॉल्ड कि जब आपके पास क्या रहता है? मैक्सिमम स्ट्रेस इज इक्वल टू वर्किंग स्ट्रेस रहेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा? फॉर्म में इक्वल स्ट्रेस रहेगा या इक्वल स्ट्रेंथ? सर इक्वल स्ट्रेंथ रहेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर बी इज द राइट ऑप्शन हो गया है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है आपके पास कि व्हाट विल बी द रेन लोड, आपको क्या निकालना है, रेन लोड। और रेन लोड क्या होता है, जहां पे आपके पास ds 2 दिया है 2 इंच और dh दिया है, तो इसके लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं 5.2 टाइम्स dh प्लस आपके पास ds, ठीक है, सॉरी ds प्लस dh, जहां पे आप देख सकते हैं 5.2 ds आपके पास दिया है कितना सर, 2 इंच दिया है और dh आपके पास 1 दिया है। सॉल्व करेंगे आप तो r कितना आ जाएगा सर, 15.6 आ जाएगा। यहाँ पे 5.2 है, 5.6 नहीं है भाई, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा 5.2। तो आपको अगर क्या निकालना है सर, आपको रेन लोड निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, जहां पे आपके पास ds की वैल्यू भी दी गई है और dh की वैल्यू भी दी गई है। फाइनली आंसर आ गया सर मेरे पास 15.6 आ गया है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि ट्रांसमिशन लाइन टावर इज डिजाइन फॉर, ट्रांसमिशन लाइन टावर। अब देखिएगा ट्रांसमिशन लाइन टावर का यूज आप किसके लिए करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने के लिए भी कर सकते हैं, और जितने भी आपके फोन के जो कनेक्शंस थे पुराने समय में उसके लिए भी हम किसका यूज करते थे सर, ट्रांसमिशन लाइन टावर का यूज करते हैं। और ट्रांसमिशन लाइन टावर का यूज हम एज ए रेलवे के अंदर भी करते हैं। तो आपके पास तो वर्टिकल, लेटरल, लॉन्गिट्यूडनल एंड टॉर्जनल सभी तरह के लोड को रजिस्टर करता है सर। वर्टिकल को भी करता है, लेटरल को भी करता है, लॉन्गिट्यूडनल को भी करता है एंड आपके टॉर्जनल को भी करता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि ट्रांसमिशन लाइन टावर कैन बी एनालाइज फॉर, उसका जो एनालाइज है हम एज ए कैंटिलीवर ट्रस में भी करते हैं या बोल सकते हैं कैंटिलीवर स्पेस फ्रेम। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया सर, डी हो गया है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन कैन डेवलप द प्लास्टिक मूवमेंट, कि आपका प्लास्टिक मूवमेंट डेवलप हो रहा है, तो इसका मतलब किसकी बात कर रहे हैं, प्लास्टिक एनालिसिस की बात कर रहे हैं। बट हैव इनएडिक्वेट प्लास्टिक हिंज रोटेशन कैपेसिटी द फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिक मैकेनिज्म। तो उस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं, अगर आपका क्या हो रहा है, प्लास्टिक मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस डेवलप्ड हो रहा है, तो उस सेक्शन को हम कंपैक्ट सेक्शन बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं सेमी कंपैक्ट की, तो वहां पे आपका प्लास्टिक मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होता, और इसका यूज हम इलास्टिक एनालिसिस में करते हैं। किसके लिए करते हैं सर, आपका इलास्टिक एनालिसिस में किया जाता है। बट जब हम बात करते हैं सर आपके पास कंपैक्ट सेक्शन की, तो इसका यूज हम सर प्लास्टिक एनालिसिस में करते हैं, प्लास्टिक एनालिसिस में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है कि सेमी कंपैक्ट सेक्शन का यूज हम इलास्टिक एनालिसिस में करते हैं, कंपैक्ट सेक्शन का यूज हम सर प्लास्टिक एनालिसिस में करते हैं। क्लियर है। तो इस तरह से जो हमारे पास डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर था उसके हमने सारे के सारे यूनिट बहुत अच्छे से डिस्कस किए डियर। कोई भी यूनिट ऐसा नहीं था कि जिसको हमने प्रॉपर तरीके से रीड नहीं किया। जब तक हम आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट्स लेकर आते हैं तब तक आप इस सब्जेक्ट्स को पकड़ बहुत मजबूत कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था अगर हम प्रीवियस 2 या 3 साल का पेपर एनालिसिस करते हैं तो डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर से जहां पर 1 और 2 क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब कम से कम 7 से 8 सवाल पूछे जा रहे हैं। तो बेटर है आप इस सब्जेक्ट्स को भी बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा, जैसे कि आप अदर सब्जेक्ट्स अच्छे से कवर करते हैं। जब तक हम आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट लेकर आते हैं तब तक आप इसी तरह से पढ़ते रहिए डियर और आगे बढ़ते रहिए।